प्रिय विद्यार्थियों, नवांक और डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 समाज विज्ञान का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 की समाज विज्ञान में हमारे 4 विषय हैं, जिसमें आपका पहला है भूगोल, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है इतिहास और चौथा हमारा विषय है राजनीति शास्त्र। तो इन चारों विषय का अध्ययन हमें समाज विज्ञान के अंतर्गत करना है। तो आज हम समाज विज्ञान का पहला विषय भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल के पहले पाठ का अध्ययन हम करेंगे। इस पाठ को हमने गूगल मीट के माध्यम से पढ़ लिया है, हमने इसको समझ लिया है। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, अच्छे से लिखना है, अच्छी राइटिंग में आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। भारत के बारे में कुछ तथ्य हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, इनसे आपको बहुत सारे प्रश्नों के आंसर देने में आसानी रहेगी। तो कुछ तथ्य हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसमें भी है आपका कि भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, सरल है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल भारत का है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। और ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, ठीक है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का 7वां नंबर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। भारत से बड़े 6 देश और भी हैं क्षेत्रफल के हिसाब, ठीक है। और भारत का नंबर 7वां है। और जनसंख्या में अगर हम देखें तो भारत का नंबर दूसरा आता है, ठीक है। पहला चीन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है, इसके बाद फिर भारत में है। तो भारत का जनसंख्या के हिसाब से दूसरा नंबर है और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां नंबर, ठीक है। आगे देखिए, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये भारत की स्थलीय सीमा है। और कुल तट रेखा, मतलब कि भारत की कुल समुद्री जो रेखा है, भारत की समुद्री सीमा, वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये भारत की कुल समुद्री तट रेखा है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है और सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। मतलब भारत के पूर्व में जो राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में जो राज्य है वो आपका है गुजरात, ठीक है। अब भारत में क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ये दोनों ही भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। तो इन दोनों ही राज्यों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ये अंतर क्यों होता है? अंतर इसलिए होता है क्योंकि सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है। अरुणाचल प्रदेश का नाम ही है अरुण यानी सूर्य, है ना। तो सूर्य का जो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो वहाँ से सूर्य को गुजरात तक पहुँचते पहुँचते लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है, ठीक है। इसलिए इन दोनों ही प्रदेशों के लोकल समय में, स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। लेकिन इस अंतर को दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए, ऐसे अगर हम हर राज्य का स्थानीय समय देखेंगे तो हर राज्य के स्थानीय समय में कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो इस अंतर को दूर करने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया है कि पूरे भारत में एक साथ एक ही स्थान का समय लागू किया जाता है। और जिस स्थान का समय लागू किया जाता है उसको हम जानते हैं भारत की समय रेखा से। उसका नाम भारत की समय रेखा, उसको हम कहते हैं भारत की टाइमलाइन भी कहा जाता है। उसे हम मानक याम उत्तर भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। वो आपका भारतीय मानक समय है और वो भारतीय मानक समय लिया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर किससे लिया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय लिया जाता है, ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने पढ़ लिए हैं। आइए हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसरों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा है, ये आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। इन प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सही विकल्प
चुनना है कि वो सही विकल्प, सही आंसर कौन सा है ना, मतलब कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका हमारा उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये आप मानचित्र में देख सकते हैं कि जो ओडिशा राज्य है वो दक्षिण में है, बहुत नीचे की तरफ है, तो वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, बाकी राजस्थान से भी निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, त्रिपुरा से भी निकलती है। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ओडिशा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत की सबसे पूर्वी देशांतर मतलब जो देशांतर भारत के सबसे पूर्व में है वो कौन सी है? तो हमने ये देखा था कि भारत का देशांतरी जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था? देशांतरी विस्तार भारत का था आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, मतलब कि पूर्व में भारत के लास्ट में, मतलब पूर्वी दिशा में जो सबसे लास्ट में जो देशांतर रेखा है वो कौन सी है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरे प्रश्न का कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या कौन सा है? तो वो आपका रहेगा का। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, है ना। ये बात तो आपका दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अगला तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ये जो आपके जितने भी भारत के जो राज्य हैं, ये राज्यों के नाम लिखे हुए कि इन राज्यों की सीमाएं किस देश को छूती हैं, किस दूसरे देश से ये सीमाएं, इन राज्यों की सीमाएं लगी हुई हैं। तो वो आपका देश है नेपाल। नेपाल की सीमा भारत के उत्तराखंड राज्य को भी छूती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन सभी राज्यों को नेपाल की सीमा छूती है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का आंसर होगा नेपाल। अब हमारा अगला प्रश्न है ग्रीष्मकाल में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में आपको जाना पड़ेगा? तो इसका हमारा उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। कवरत्ती जो वहाँ का शहर है वो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, ये उसकी राजधानी है। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। ठीक है, तो आपके फोर्थ प्रश्न का आंसर होगा क्या? लक्षद्वीप, है ना। तो ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह देश कौन सा है? तो मेरा कोई मित्र है, वो ऐसे देश में रहता है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है। मतलब कि जब उस देश की सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है, इसका मतलब है कि वो देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इन चारों में से आपको उस देश को चुनना है कि कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है इन चारों में से। ठीक है, तो पहला है भूटान। तो हम जानते हैं कि भूटान तो भारत का पड़ोसी देश है, पूर्व में स्थित है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और इसके बाद अगला आपका है ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान ये मध्य एशिया का देश है, इसकी सीमा भारत से कहीं तक नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, पांचवें प्रश्न का आंसर होगा ताजिकिस्तान। ठीक है, और बांग्लादेश इसकी सीमा भारत से मिलती है, नेपाल इसकी सीमा भी भारत से मिलती है। तो हमारे पांचवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की सीमा भारत से कहीं नहीं मिलती। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे होते हैं। अब हमारे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें संक्षिप्त में लिखना है। संक्षिप्त या आपके लघु प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो ये हम पढ़ चुके हैं, पाठ हमने पढ़ा है। तो क्या है, अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? लक्षद्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा कि अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है और बंगाल की खाड़ी में है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और दक्षिण में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो कैसे हैं? द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। मैंने आपको बताया था द्वीप क्या होता है। द्वीप एक ऐसा, द्वीप का मतलब होता है जो स्थल चारों ओर से समुद्र से, जल से घिरा हो,
उसे हम कहते हैं द्वीप। ठीक है, तो ये जो श्रीलंका है और मालदीव है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों द्वीपीय देश हैं और भारत के पड़ोसी हैं। तो ये आपका आंसर हो गया कि हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश में कौन कौन है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से भी बड़े हैं। ठीक है, तो भारत का नंबर क्षेत्रफल में कौन सा है, 7वां है। जब 7वां है तो इसका मतलब क्या है कि 6 देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। अब उन देशों के नाम हमें बताना है कौन कौन से देश हैं। तो क्षेत्रफल में भारत से बड़े देशों के नाम हैं, एक है रूस। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये एशिया महाद्वीप में ही फैला हुआ है और यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है, इसलिए इसको एक और नाम दिया गया है। इसको कहा जाता है यूरेशिया। ये रूस है, इसको यूरेशिया भी कहते हैं क्योंकि ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश है रूस। इसके बाद आपका है कनाडा और अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम जानते हैं अमेरिका के नाम से हम इसे जानते हैं, अमेरिका बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए ना मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद है चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश हैं जो कि भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। ठीक है, और जनसंख्या में इनमें से केवल चीन बड़ा है। जनसंख्या में केवल चीन हमसे आगे है, नहीं जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन क्षेत्रफल में ये सारे 6 देश हमसे आगे हैं। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अब तीसरा प्रश्न, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो यहाँ हमें देश के पड़ोसी देशों के नाम बताना है और वो भी दिशा के हिसाब से कि उत्तर पश्चिम में कौन सा देश हमारा पड़ोसी है, उत्तर दिशा में कौन सा है, उत्तर पूर्व में कौन सा है, तो सभी के नाम हमें बताना। तो हम पढ़ चुके हैं पाठ में। भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिली हुई हैं। मतलब भारत की पश्चिमी सीमा, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और भारत की उत्तरी सीमा से जो देश लगे हुए हैं उनके नाम हैं चीन, नेपाल और भूटान। ये भारत के उत्तरी देश हैं। अब इसमें तिब्बत भी लिखा हुआ है। तिब्बत वास्तव में क्या है, तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश है, लेकिन वर्तमान में उस पर क्या है, चीन का उस पर कब्जा, तो वो अभी चीन के अंडर में ही आता है, इसलिए हमने चीन लिखा और पोस्टर में तिब्बत भी लिखा हुआ, क्योंकि तिब्बत को भी हम अलग देश ही मानते हैं। भारत तिब्बत को अलग देश मानता है, भारत तिब्बत को भी अलग देश मानता है। वैसे तिब्बत पर चीन ने अभी कब्जा किया हुआ है तो वो उसके अंडर में आता है, तो इसलिए चीन के साथ ही तिब्बत हमने लिख दिया है। ऐसे आप केवल चीन लिखेंगे तो आपका आंसर सही मानेगा। ठीक है, तो आपके उत्तर में जो देश हैं वो हैं चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है, इसके बाद पूर्व में भारत के पड़ोसी देश कौन है, म्यांमार और बांग्लादेश। ये दोनों भारत के पूर्वी पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब अगला हमारा प्रश्न है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो हमें उन राज्यों के नाम बताना है जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। ऐसा आप जानते हैं कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। याद रखना, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसको कहते हैं कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर रेखा है उसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो बहुत सारे राज्यों से निकलती है। उनके नाम हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो मध्य प्रदेश से भी निकलते हैं। ये पूरे 8 हमारे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ से आपकी कर्क रेखा निकलती है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा यहाँ से बिल्कुल बीच से निकलती है। आप कभी भोपाल। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमें इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर है
अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य है और गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य। इसलिए सूर्य पहले पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है और 2 घंटे बाद पश्चिमी राज्य गुजरात में उदय होता है। इसका कारण भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इसलिए जब पृथ्वी 30 डिग्री घूम जाती है तब सूर्य अरुणाचल प्रदेश से गुजरात पहुंच पाता है और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है और 30 डिग्री घूमने में 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। इसलिए गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। लेकिन दोनों ही राज्यों का समय भारत के मानक समय के अनुसार चलता है, इसलिए दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर पूरा हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है। और हमें ये बताना है कि भारत की जो केंद्रीय स्थिति है उसके कारण भारत को क्या लाभ होता है। तो इसकी केंद्रीय स्थिति के कारण भारत को अनेक लाभ होते हैं, क्योंकि इससे भारत व्यापार का, कला का केंद्र बन जाता है और विभिन्न देशों के लोग यहाँ आते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, भारत का व्यापार भी बढ़ता है। तो देखिए आज इसका आंसर क्या है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देश के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। ठीक है, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा रेखा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी स्थिति के कारण इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों, वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि के कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। इस प्रकार भारत की केंद्रीय स्थिति के कारण भारतीय संस्कृति का विकास विदेशों में हुआ और विदेशों की, बाहर के देशों की अनेक कलाएं और उनकी संस्कृति भारत में भी आई और उसका भी यहाँ पर विकास हुआ। तो ये भारत को लाभ होता है भारतीय केंद्रीय स्थिति के कारण। ठीक है, तो हमारे ये पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरे होते हैं। ठीक है, आप इन प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, साफ स्वच्छ बिल्कुल लिखना है आपको, अपना फेयर काम पूरा करना है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।